यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं सीटेट को लेकर, जो कि आपका जून में एग्ज़ाम है। उसी को लेकर हमने सीडीपी की श्रृंखला चला रखी है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। क्योंकि सीटेट एक ऐसा है जिसमें हम कोई भी याद करके कुछ नहीं कर सकते। हम जितना हो सके उसके मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, जितने ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे उतना अच्छा स्कोर हमारा सीटेट के एग्ज़ाम में रहेगा। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। तो आज का हमारा जो बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है वो 2012 में जो पेपर आया था उसका है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो बच्चे गलतियां करते हैं तो उसके संबंध में कौन सा विकल्प सही होगा वो हमें बताना है। तो बच्चों की त्रुटियां, तो यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। या फिर एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। या फिर प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। या फिर स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो गाइस इसका जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा, क्योंकि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दूसरा कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। अगर कोई बच्चा है और बच्चे का स्कूल जाता है तो सबसे अच्छा क्या रहेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो सबसे अच्छा रहेगा मेरा परिवार। क्या, क्योंकि बच्चा परिवार से निकल कर आया है तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है। तो इससे हम बच्चे की एक नर्सरी क्लास में उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, जिसमें पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो उसे विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। या फिर समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, जब छोटी छोटी क्लासें होती है उसमें सकारात्मक वातावरण कैसे होगा, जब हम समूह गतिविधियों के दौरान समाज विधि के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देंगे। यानी कि जिसको जिसके साथ बैठना है उसके साथ बैठ के और समूह गतिविधियाँ करनी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड के बाद आएगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक बच्चा जो ग्रसित है वह सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है। यानी कि जब बच्चा इस तरीके का अंतर नहीं कर पा रहा है तो उसे कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो उसे डिसलेक्सिया होगी। क्या होगी, उसे पढ़ने में पठन विकार, कौन सा पठन विकार है उसे, तो उसे जो इंग्लिश में हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है। तो कौन सा विशेष चिन्ह है इसका, तो जो इसका समस्या मौलिक होती है, या फिर सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः उपागम होता है, या फिर समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, या फिर समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षक विद्यार्थी हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं, जो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या फिर स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वो अपने दम पर ही निर्णय लिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सातवां कि चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, या फिर क्रिया प्रतिक्रिया चयन, या फिर श्रेणीकरण, या पूर्व प्रक्रमण। तो सबसे पहले आएगा आपका पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, फिर उसके बाद प्रक्रिया चयन, फिर ये आएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 7 के बाद 8वें पर। 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यताएं हैं। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः क्या होती है, तो औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, या फिर लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो
शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं या फिर उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो ये सीखने संबंधी निरयोग्यताएं सामान्यतः किसमें पाई जाती हैं, तो उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनकी जो पैतृक अभिभावक होते हैं उन्हें इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो बच्चे भी पर हो जाती है। आगे हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से उसे कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। तो मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह, तो ये प्रवृत्ति क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है कि इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है या फिर अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है या फिर राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, जिसमें दिया गया है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। तो सीखने के लिए आकलन किसका ध्यान रखता है इसको छोड़ के, तो विद्यार्थियों की क्षमताओं को या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को या फिर विद्यार्थियों की त्रुटियों को या विद्यार्थियों की अधिगम शैली को। तो किसका ध्यान रखता है, तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। 10वां क्वेश्चन के बाद आएगा हमारा 11वां क्वेश्चन है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना है। यानी कि 2 जुड़वे भाई हैं और उनको एक तो बहुत धनी परिवार होता है वो उसे गोद ले लेता है और एक जो दूसरा बच्चा होता है उसे गरीब परिवार गोद लेता है। जब 1 साल बाद हम देखते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धांक होती है उसमें क्या अंतर होता है, तो वो हमें बताना है। तो पहला है इसमें कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे या फिर धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है, या फिर निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे से कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो भी आपका जो माइंड होता है वो आपकी काबिलियतें पर निर्भर होता है। पैसे का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके बुद्धि लब्धांक पर, क्योंकि कुछ अच्छी फैमिली के लोग बच्चे होते हैं वो पढ़ने में इतने होशियार नहीं होते और जो नॉर्मल फैमिली के होते हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। तो इसलिए बुद्धि लब्धांक का हम जो भी है निर्णय हम पैसे से नहीं लगा सकते, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो लिखना नहीं है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसका क्या है, इसमें से हमें बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, या फिर प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, या फिर बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत का जो अर्थ है वो क्या है, तो सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद से किसी भी समस्या को, बड़ी से बड़ी समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाइगोत्स्की की जो सिद्धांत उन्होंने दिया था उसका अर्थ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर हैं वो किसका अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का, या बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, या फिर आत्मसिद्धि के भाव का, या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का। तो जो किशोर होते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, किशोरों को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है अपने फ्यूचर को लेकर भी होती है और अपने बाकी की चिंताओं के लेकर भी होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम मगन रहते हैं, बीच की एज होती है तो वो भी मगन एक तरीके से रहती है, लेकिन किशोरों को अपने भविष्य की चिंताएं होने लगती है। तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं बच्चे उनको सामान्यतः क्या होता है, तो उनको सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है, यानी कि लिखन संबंधी समस्या होती है। लिखन संबंधी यानी कि हम मान सकते हैं
ये एक रोग नहीं होता, ये बेकार होता है। जैसे कि हम कुछ लोगों की जो पढ़ने में काफ़ी होशियार होते हैं तो वो माइंड के अपेक्षा उनके हाथ नहीं चल पाते, तो पठन संबंधी तो उनमें नहीं होता लेकिन लेखन संबंधी। और जो पेंसिल आपकी होती है उसमें ग्रेफाइड होता है, उसी से हम इसकी ट्रिक लेकर हम कर सकते हैं कि ग्रेफाइड से ग्राफिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया। आगे हम चलेंगे 15 के बाद 16वां क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आंशिक पुनर्वलन है, तो आंशिक पुनर्वलन क्या होता है? तो सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या फिर वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है, या फिर पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या फिर सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो जो आंशिक पुनर्वलन है वो क्या है? तो ये सतत पुनर्वलन की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है 17वां क्वेश्चन। पूछा गया है कि ये सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो किसे सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा? तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का बढ़ावा देगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, क्या लाभ है सबसे ज़्यादा? कि पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, या फिर विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, या फिर उप प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों की अभिभूत होने की कम संभावना होती है, या फिर विद्यार्थियों में विभिन्न विशेष क्षेत्रों में विशेष प्राधिकारणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। 18 के बाद हम लेंगे 19वां क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि वे शिक्षार्थी जो समवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, या फिर निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, या फिर कार्य परिहार अभिविन्यास होता है, या नैपुण्यता अभिविन्यास होता है। तो उनके पास क्या होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, कि निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, ठीक है। आगे है आपका 20वां क्वेश्चन कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो समस्या समाधान को कैसे मज़ेदार बना सकता है? तो सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करा के, या फिर जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, या फिर मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, या मुक्त खेल के लिए समय देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।